मीरा का एक खुशहाल परिवार था, जिसमें उसका पति संजय, बेटे नरेश और यश, बड़ी बहू सोनम और बेटी काजल साथ रहते थे। हर सुबह में रोज की हलचल होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था क्योंकि सविता बाई आज काम पर नहीं आई थी। एक दिन नहीं आई, पूरा घर जैसे हिल गया हो। कंधे में दर्द ही हो गया है मम्मी जी, ये झाड़ू मेरी दुश्मन बन गई आज तो। अरे यार, आज फिर से अपने कपड़े मुझे ही प्रेस करने पड़ेंगे। सविता आई होती तो सब काम मशीन की तरह निपट जाता। मीरा टिफिन पैक करती है और सोनम सब्जी के लिए प्याज काटने लगती है। तभी काजल पानी का जग लेकर आती है तो सोनम कहती है, आज तो नाश्ता बनाते बनाते खुद का नाश्ता बन गया। सच कहूं तो अब समझ में आया, काम वाले के बिना घर जंगल बन जाता है। जंगल नहीं बेटा, बिना रानी का महल, जहां हर कोई नौकर बन जाता है। कल ऑफिस में मीटिंग है, यहाँ झाड़ू पोछा करके जो हालत है समझ में नहीं आ रहा, वहां कैसे चंपूंगी। बस बेटा, कल सविता आ जाए तो चैन की सांस आ जाएगी सबको। मीरा रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम में आती है और सेंटर टेबल साफ करने लगती है। कल तो उसे बोल दीजिएगा कि 2 दिन की छुट्टी 1 दिन में ही काट ले, क्योंकि 1 दिन ये हाल है तो न जाने 2 दिन में क्या से क्या हो जाए। सविता को गायब देखकर तो फ्रिज भी उदास लग रहा है। सही कह रही हो सोनम, मैं बोलूंगी जरूर, लेकिन पहले पूछना भी पड़ेगा उससे कि सब ठीक है या नहीं। हाँ मम्मी जी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सविता बिना प्रॉब्लम के कभी छुट्टी नहीं लेती। कुछ देर के लिए तीनों चुप हो जाती है। तभी काजल मजाक में कहती है, क्या पता सविता को किसी फिल्म की शूटिंग में रोल मिल गया हो। हाँ, काम वाली कम सुपर वुमन ज्यादा लगती है वो। सच कहूं तो सविता ना हो तो घर की रीढ़ ही गायब लगती है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ फिर अपने अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन सविता आती है। मीरा और सोनम तुरंत सविता से बोल पड़ते हैं, अरे सविता तू आ गई, सब ठीक है ना? कल तो तेरे बिना घर का हाल बेहाल हो गया था। सविता चप्पल उतारते हुए अंदर आती है और सीधा किचन की तरफ बढ़ती है। अरे क्या बताऊं मेम साहब, मर्द बीमार पड़ा था, पूरे दिन घर का माहौल अस्पताल जैसा हो गया था। अरे पर तूने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मेम साहब, मोबाइल तो मेरे मर्द के तकिए के नीचे दबा पड़ा था, फोन तो साइलेंट मोड पर चला गया था। चल अब तू आ गई है ना, लग रहा है घर में फिर से ऑक्सीजन आ गई। एक बात बोले क्या मेम साहब? हाँ बोलना सविता, क्या बात है? मैं बाई नहीं है मेम साहब, चलती फिरती सर्विस प्रोवाइडर है। एक दिन गायब क्या हुई, सबका सिस्टम डाउन हो गया है। मीरा और सोनम सविता की बातों पर मुस्कुराती है। घर फिर से अपनी रफ्तार में आता है। तभी मीरा बोलती है, तू ना हो तो सच में कुछ भी सही से नहीं चलता। सही पकड़ी मेम साहब, मैं ना हूं तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। पर देख, अगली बार छुट्टी लेनी हो ना तो किसी अपने जैसे को भेज देना। मेम साहब मेरे जैसे लोग ना रोज नहीं बनते, मैं है क्लासिक एडिशन, डुप्लीकेट भेजा तो आधा घर सफाई से ही छूट जाएगा। तू भी ना सविता, तेरे नखरे कम नहीं है। नखरे नहीं है मेम साहब, ये स्टाइल है, झाड़ू पोछे के साथ थोड़ा एटीट्यूड फ्री में आता है। इधर सविता आटा गूंथते हुए गुनगुना रही थी, उधर सोनम और मीरा फिर से अपने काम में लग जाती हैं। देख सविता, अब सीरियसली बोल रही हूँ, अगर मजबूरी हो तो पहले से बता देना, हम सब प्लान बना लेंगे। मेम साहब अगली बार छुट्टी लेगी तो किसी न किसी को भेज देगी बस। अरे बस वो आ जाए, पर तू हर दिन आना सविता। मैं जानती है मेम साहब, मेरे बिना घर की हवा भी सूनी लगती है आप लोगों को। सविता के लौटते ही घर में फिर से वही पुरानी ऊर्जा लौट आई थी, जैसे घर को अपनी धड़कन वापस मिल गई हो। कुछ हफ्ते बीतते हैं। मीरा मार्केट में सब्जी के भाव पूछ रही थी। तभी मीरा के फोन की घंटी बजती है। हाँ सविता, सब ठीक है ना? मेम साहब कल मैं काम पे नहीं आएगी। ओहो, फिर से अब क्या हुआ? मेम साहब थकान सी लग रही है, हल्का बुखार भी है। अगर मैं आई ना तो 1 दिन की जगह 4 की छुट्टी करनी पड़ जाएगी। ऐसी मजाक बाद में करना, तबीयत का ध्यान रख। लेकिन फिर कल का काम कौन करेगा? वही बताने को फोन किया मेम साहब। देखो मेरी छोटी वाली पिंकी है ना, 17 की हो गई है, अब थोड़ा बहुत काम जानती है। 1 दिन के लिए भेज दो क्या उसे? देख अभी तो मैं मार्केट में हूँ, पहले घर जाके सबसे बात कर लूं। मेम साहब भरोसा रखो, पिंकी कोई आम बच्ची नहीं है, वो मेरी टर्निंग में बड़ी हुई है। देख सविता, वो अभी नाबालिग है, तू जानती है ना, ऐसे बच्चों से काम करवाना कानूनन ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ मेम साहब, लेकिन 1 दिन की बात है ना, और तंगी भी है घर में, ऊपर से दवाई का खर्चा। ठीक है,
मैं कुछ बोलने से पहले घर में बात कर लेती हूँ, फिर तुझे कॉल करती हूँ। फोन करते ही मीरा सब्जियों का झोला उठाकर तेज कदमों से घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचती ही वो सीधे हॉल में संजय और नरेश के पास जाती है। सुनिए, अभी सविता का फोन आया था। क्या हुआ अब, फिर से छुट्टी? हाँ, उसकी तबीयत खराब हो गई है तो कल नहीं आएगी। तो फिर एक दिन तो झेल ही लेंगे माँ। अरे वो पूछ रही थी कि वो अपनी बेटी पिंकी को भेज दे क्या एक दिन के लिए। क्या? उसकी बेटी तो अभी छोटी है, नाबालिग है ना वो? हाँ, वही तो 17 साल की है बस। वैसे माँ, अगर सिर्फ एक दिन की बात है और पिंकी जानती है कैसे करना है तो शायद बुलाना बुरा ना हो, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि वो बच्ची है। संजय थोड़ा सोचता है, फिर मीरा से कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कोई मजाक है क्या? बच्ची है वो, उसकी उम्र खेलने खाने की है, झाड़ू पोछा करने की नहीं। मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन सविता बहुत मजबूरी में थी। अस्पताल का खर्च, घर चलाना, ऊपर से उसकी तबीयत। देखो माँ, ना तो मैं पूरी तरह हाँ में हूँ ना में। अगर तुम और पापा दोनों को लगे कि सही है तो ठीक है, वरना मना कर दो। मीरा चुप हो जाती है। उसे नरेश के जवाब में उलझन और संजय की बातों में भी सच्चाई दिखती है। वो झोला किचन में रखती है और वहीं रुक जाती है। कुछ सोच रही थी, तभी संजय कहता है, मेरा हमारा फर्ज सिर्फ घर चलाना नहीं है, समाज को भी देखना है। अगर किसी ने देख लिया कि नाबालग लड़की से काम करवा रहे हैं तो नाम भी जाएगा और इंसानियत भी। आपकी बात बिल्कुल सही है। अपने फायदे के लिए छोटी सी बच्ची को बुलाना सही नहीं है। शाम हो चुकी थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। तभी मीरा फोन उठाकर सविता को कॉल करती है। हाँ सविता, मीरा बोल रही हूँ। हाँ मेम साहब बोलो, भेज दो क्या पिंकी को सुबह में? नहीं सविता, रहने दे, बच्ची को मत भेज। जो होगा हम खुद संभाल लेंगे। अच्छा मेम साहब, जैसा आप ठीक समझो। उसका बचपन काम में नहीं, किताबों में होना चाहिए। फोन करते ही मीरा एक लंबी सांस लेती है। अगले दिन घर की तीनों औरतें काम पर लग जाती हैं। तभी मीरा का फोन बजता है। हाँ रानी बोल। अरे सुन मीरा, संडे को हम सब आ रहे हैं तेरे घर। मैं, विजय और देव, सबका मूड है मिलने का। संडे मतलब परसों? हाँ, दोपहर का खाना पक्का समझ। तेरे हाथ की खीर खाए जमाना हो गया। ठीक है, देखते हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। तो हम बस जल्द आ रहे हैं, तुझे तो सब आता ही है। चल रखती हूँ, बाय। फोन करते ही मीरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो मन ही मन गिनती करने लगती है। इतना काम है, बर्तन, खाना, झाड़ू पोछा, और सबसे बड़ी बात सविता छुट्टी पर है, न जाने कब आएगी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई परेशानी? अरे रानी का फोन था, संडे को पूरे परिवार के साथ आ रही है। अरे वाह, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? अरे बहू, रानी, विजय और देव तीनों एक साथ आ रहे हैं। इतना सारा काम है, ऊपर से सविता की छुट्टी है। तो आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, चलिए सविता के घर चलते हैं। क्यों? सविता से सीधे सीधे बात करते हैं, शायद वो किसी और को भेज सके या खुद आ जाए तो बेहतर होगा। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार उस पर दबाव डालना। मम्मी जी, हम दबाव नहीं डालेंगे, बस बात करेंगे। हो सकता है उसकी हालत सुधर गई हो और वो भी आ जाए। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मीरा सोनम की बात पर चुप हो जाती है। किचन की खामोशी में सिर्फ बर्तनों की आवाज गूंजती है। ठीक है, आज दोपहर के बाद चलते हैं सविता के घर, देखते हैं क्या कहती है वो। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। मीरा हल्के से मुस्कुराती है, फिर सोनम के साथ सविता के घर की ओर रवाना हो जाती है। छोटे से चौल के बाहर खड़ी मीरा दरवाजा खटखटाती है। अरे रे मेम साहब, आप लोग इधर, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है सविता, 2 दिन बाद घर में मेहमान आ रहे हैं। हमने सोचा तुमसे बात कर ले, रविवार के दिन काम बहुत बढ़ जाएगा ना। अरे अंदर आओ मेम साहब, खड़े खड़े क्या ही बात होगी। बैठो ना, बैठो, कुर्सी पे बैठो। पिंकी, पानी ला रहे जरा। मीरा और सोनम चुपचाप बैठ जाती हैं। सविता पंखा मीरा और सोनम की तरफ घुमा देती है। सविता, तुमने कहा था तुम्हें बुखार है, अब कैसी है तबीयत? अरे मेम साहब, बुखार तो है, पर टेंशन न को लेने का। ये सविता है ना, फौलाद की बनी है, बुखार खांसी तो आते जाते रहते। पर तबीयत ठीक ना हो तो मत आना, हम समझ सकते हैं। अरे समझती क्या है रे मेम साहब, काम तो काम होता है। दवाई ले लेके पेट खराब हो गया, ऊपर से पैसे भी उड़ गए। अब खाली पीली दवाई का खर्चा नहीं बढ़ाना मेरे को। मीरा और सोनम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे दोनों समझ रही हो कि अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पर एक बात बोलती है मेम साहब, अब की बार में अकेले नहीं आएगी, पिंकी को भी साथ लेकर आएगी।
काम भी बटेगा, मैं थोड़ा आराम भी कर लेगी। सविता, वो तो नाबालिग है अभी, हम नहीं चाहते कि बच्ची पर काम का बोझ पड़े। अरे मेम साहब, बोझ नहीं है, वो काम सीख रही है। बड़ा घर देखेगी तो दुनियादारी समझेगी। अब हर बार बुखार में मैच तोड़ेगी तो कैसे चलेगा? देखिए मम्मी जी, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है सविता, पर पिंकी से सिर्फ हल्का फुल्का काम करवाना, ज्यादा बोझ ना पड़े उस पर। अरे मेम साहब, मेरी पिंकी तो हवा से भी तेज है। झाड़ू वो, पोछा वो, बर्तन सब झक्कास करेगी, झक्कास। मीरा और सोनम मजबूरी में हामी भर देती हैं। दोनों उठकर सविता से विदा लेकर बाहर आती हैं। देखते ही देखते रविवार भी आ जाता है और घर में एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो जाती है। अरे रानी, आ गए तुम लोग, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तू भी ना मीरा, हर बार ऐसी ही कहती है। उधर किचन में पिंकी और सविता दोनों काम में जुटी होती हैं। पिंकी उम्र में भले छोटी हो, लेकिन काम में किसी से कम नहीं होती। अरे चटपट हाथ चला रही मेम साहब, लोगों के सामने हमको चमकने का है। हो जाएगा मम्मी, अब चिंता मत करो। डाइनिंग टेबल पर लजीज खाना सज चुका था। रानी की फैमिली खाना खा रही थी और बार बार तारीफ कर रही थी। मीरा, इतना स्वादिष्ट खाना, और देख घर भी कितना चमक रहा है। एकदम होटल जैसी सफाई। किसने किया ये सब? इस बार तो क्रेडिट जाता है हमारी नई असिस्टेंट पिंकी को। पिंकी? वो कौन? सविता की बेटी है, कल ही आई थी। आज पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई और देखो कितना अच्छा काम किया है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रानी और उसका परिवार मीरा से विदा लेते हैं। घर फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। सब थके हुए लेकिन संतुष्ट होते हैं। ड्राइंग रूम में बैठा मीरा और परिवार आपस में चर्चा कर रहा है। माँ, सच कहूँ तो पिंकी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया। हाँ, और बड़ी सफाई से, कोई चीज उल्टी पुल्टी नहीं रखी। सच में मुझे तो लगा कि कोई नया आया है घर में। और माँ, उसने किसी भी बात में टाल मटोल नहीं की, समझदारी से काम लिया। देखो, मैं अब भी यही मानता हूँ कि उम्र से पहले जिम्मेदारी ठीक नहीं है। लेकिन अगर पिंकी खुद ये करना चाहती है और उसे सीखना भी है तो सविता को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी ना। तो फिर हम सबकी सहमति है कि पिंकी को काम पर रख लिया जाए। हाँ, पर उसके काम का भुगतान ठीक से होना चाहिए। सविता को कह दो उसका हिस्सा बढ़ा ले। मीरा और सोनम रसोई में जाकर सविता से कहती हैं, सविता, आज का काम देखकर हम सब तो दंग रह गए भाई। बोला था ना भीम साहब, मेरी पिंकी है ही जैसी, झाड़ू भी डांस करते हुए लगाती है। हमने सोचा है पिंकी को नियमित काम पर रख लेते हैं और तुम्हारी पगार भी थोड़ी बढ़ा देंगे। अरे मेम साहब, आप लोग ने तो दिल ही जीत लिया। अब मेरी पिंकी भी कमाएगी, मैं भी चैन से जिएगी। बस एक बात ध्यान रखना, उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। हाँ हाँ मेम साहब, आप तो जान है हमारी। पिंकी की मेहनत ने सबका दिल जीत लिया था। अब घर में सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की रोशनी भी बसी थी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी मेहनत को आदत समझ लिया गया। परिवार के लोग उससे जरूरत से ज्यादा काम लेने लगे, ये भूलते हुए कि वो भी अभी एक बच्ची है। पिंकी, मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना ला, सर में दर्द हो रहा है। जी मेम साहब, अभी लाती हूँ। पिंकी, चाय के बाद मेरे लिए आलू छिल देना, फिर आटा भी गूंथ लेना, टाइम नहीं है मेरे पास। जी भाभी। पिंकी फुर्ती से जैसे ही दोनों काम निपटाती है, तुरंत काजल अपने कमरे से चिल्लाती है, अरे पिंकी, मैंने स्कार्फ कहाँ रख दिया? कॉलेज जाने में लेट हो जाऊंगी, जल्दी ढूंढ दे। अभी देखती हूँ दीदी। पिंकी, मेरे लिए पानी ले आ ठंडा वाला, और हाँ, रिमोट भी साथ में ले आना। पिंकी जैसे तैसे फटाफट सारे काम को निपटाने की कोशिश करती है। वो सांस भी नहीं ले पाती कि संजय पिंकी को आवाज लगाता है, पिंकी, मेरी शर्ट जो प्रेस की थी किधर रखी है? निकाल के दे जरा। पिंकी, जरा मेरे जूते ब्रश कर देना, बाहर मीटिंग में जाना है। पिंकी चुपचाप एक के बाद एक सबकी बातें सुनती है। हर आवाज उसके लिए एक हुक्म की तरह होती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है, कपड़े पसीने से भीग चुके होते हैं, पर किसी की नजर उसकी हालत पर नहीं पड़ती। पिंकी मन में बुदबुदाती है, बस एक दिन की बात थी, अब तो रोज रोज लगता है मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। अब तो इन्हें नजर में भी नहीं आ रहा कि मैं एक बच्ची हूँ। दोपहर ढलने को थी और अब तक पिंकी चाय बना चुकी थी। बर्तन मांज दिए थे, झाड़ू पोछा भी कर दिया था, उसने सब्जी भी काट ली थी और साथ ही कपड़े भी धो दिए थे, पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। पिंकी, ये ले 500 रुपए, बाजार से कुछ सामान ले आना और लौटते वक्त सीधा घर आना। जी मैम साहब।
पिंकी ने झोला संभाला और दौड़ती हुई बाजार निकल गई। बाहर गर्मी, भीड़ और तेज धूप थी। लौटते वक्त पिंकी को पता ही नहीं चला कब उसके हाथ से नोट फिसलकर गिर गया। मेम साहब, ये रहा सामान और ये बचे हुए पैसे। ये क्या, 150 रुपये वापस दिए? मैंने तो 500 दिए थे, बाकी के पैसे कहाँ गए? मुझे नहीं पता, दुकान वाले ने इतने वापस किए। इतने ही वापस किए या तूने चोरी कर लिया? मम्मी जी, एक बार दुकान वाले से पूछ लो ना, हो सकता है उसने कम पैसे लौटाए हो। अभी पूछती हूँ। मीरा दुकान पर फोन लगाती है। भैया, मैंने अभी एक छोटी बच्ची भेजी थी दुकान पे 500 रुपये देके, आपने शायद कम पैसे वापस किए हैं। जी बहन जी, आपने 500 दिए थे, सामान 160 का था, मैंने बाकी 340 रुपए वापस कर दिए थे। अब ये लड़की मुझे उल्लू बना रही है, चोरी करेगी मेरे घर में। गुस्से में तपती मीरा ने तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया, पर उसे नहीं पता था कि पुलिस अकेली नहीं आएगी। आधे घंटे बाद दरवाजे पर पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारी मीरा के घर पहुंचते हैं। किसने फोन किया था कि किसी नौकरानी ने पैसे चुराए? मैंने। इस लड़की ने पैसे चुराए। लड़की की उम्र क्या है? 17 शायद। आपको पता है 18 से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है। ये चाइल्ड लेबर एक्ट का उल्लंघन है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई और पूरा परिवार चुपचाप खड़ा था। सबको पहली बार समझ में आया कि जो वो कर रहे थे दरअसल कानूनन एक अपराध था। आपके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और बच्चे को तुरंत काम से हटाया जाएगा। हमने जानबूझकर नहीं किया। अज्ञानता कोई बहाना नहीं होती, मासूमियत का फायदा उठाना अपराध है। पिंकी को उसकी मां सविता अपने साथ ले गई। मीरा और उसके परिवार को समझ आया कि कभी कभी घर की सफाई से पहले सोच और नीयत की सफाई जरूरी होती है। जी तो करता है इन घुटनों को निकाल कर अलग रख दूं, इतने दर्द करते हैं। हाय, पता नहीं तेरी शादी कैसे निकलेगी। मेरी शादी पर आपके घुटनों को मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा मम्मी, वो तो पंडित जी पढ़ेंगे। और आप घूम फिर कर मेरी शादी पर क्यों आ जाती हो? अरे दर्द हो रहा है तो बोलो भी नहीं क्या? तुम लोग तो जबान ही पकड़ने लगते हो। मेरी शादी 19 की उम्र में हो गई थी, 2 साल बाद तेरा भाई हो गया, फिर उसके तुरंत बाद तू हो गई। सही उम्र में तुम दोनों शादी कर लेते ना तो आज घर में एक बहू होती, बेटी अपने ससुराल की होती और मुझे मिल जाता आराम। पर तुम दोनों को तो अपनी माँ को ही बुढ़ापे में खटवाना है। मुझे समझ में नहीं आता आपके पैरों में इतना दर्द क्यों है। मैं मार्केट जा रहा हूँ, कंपाउंडर को बोलता जाऊंगा घुटनों का इंजेक्शन लगा देगा आपको, फिर घुटनों में जेल बनने लगेगा। जेल के घस जाने से कई बार घुटनों में ना दर्द रहने लगता है। एक आप ही तो है इस घर में जिससे मेरी फिक्र है। एक काम कीजिएगा, कंपाउंडर के साथ लौटते वक्त ना रमेश की कचौरियां लेते आइएगा। हाँ, बस हो गई चालू तुम, इसीलिए शरीर का ये हाल है। दूध मक्खन खाना नहीं है, दिन भर तुम्हें तला हुआ मसालेदार खाना खाना है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कहाँ खाती हो तुम? कोई जरूरत नहीं पापा कुछ लाने की, मैं अभी जाकर मम्मी के लिए हलवा बना देती हूँ। कभी कभी तो लगता है मैंने अपनी सास को ही जन्म दे दिया है। रोशनी अपनी रसोई में हलवा बना रही थी और सामने की खिड़की पर सुजाता अपनी भाभी से वीडियो कॉल पर बातें करती हुई अपनी रसोई में आती है। कहाँ से ढूंढूं भाभी, लड़की मेरी जेब में है क्या? ऐसे ना बोलिए दीदी, आप तो बड़ी अच्छी जगह ब्याह कर गई हैं। आसपास कितनी बड़ी सोसाइटी है, अच्छी खासी चलती सिटी है। हमारा घर तो मेन बाजार से दूर पड़ जाता है, इसीलिए लड़कियां नहीं मिल रही। ओहो, चीनी तो है ही नहीं। एक्सक्यूज मी सुजाता आंटी, आपके पास चीनी होगी क्या? वो क्या है ना, मम्मी की घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं हलवा बना रही हूँ। अरे, रोशनी के बारे में कैसे भूल गई। हाँ बेटा, है ना चीनी, ये ले। सुजाता और रोशनी का घर इतना सटा हुआ था कि वो अपनी रसोई की खिड़की से ही रोशनी को चीनी पास कर देती है और धीरे से अपनी भाभी से कहती है, एक लड़की दिखा रही हूँ भाभी, कुछ बोलिएगा मत, बस इशारा कीजिएगा हाँ कि ना। रोशनी को रसोई में काम करता देख उमा के तो चारों तरफ ऐसे गिटार बजने लगते हैं जिसके कुछ कहने ही नहीं। पकोड़े खाते खाते पूरे 1.5 मिनट तक अच्छी तरह वीडियो कॉल पर उमा रोशनी को देखती है और हाँ में इशारा करती है। बताइए दीदी, आपके सामने के घर में इतनी अच्छी लड़की रहती है, अपनी माँ के लिए हलवा बना रही है, यानी कि हाथ साफ है और मन भी। करवाइए ना बात, अब आपके भतीजे का घर आपको ही तो बसाना है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, भाभी पर कैसे बात चलाऊं। एक काम कीजिए, 2-4 दिन के लिए आप और कमल यहाँ आ जाइए, सामने ही लड़की को देख लीजिए, कमल भी मिल लेगा रोशनी से, यही ठीक रहेगा। और 4 दिन के अंदर अंदर उमा अपने बेटे के साथ अपनी ननद के घर आ जाती है और शाम को सुजाता उमा के साथ पहुंच जाती है मेनका के घर। नमस्ते भाभी जी, देखिए कौन आया है।
मैं पहचान नहीं पा रही बहन जी आपको। बता सुजाता, तेरी सहेली है क्या? अरे नहीं नहीं, हम सहेलियों की तरह रहते तो है, पर भाभी मुझसे 12 साल बड़ी है। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी उमा है। वो क्या है ना, मेनका भाभी, कमल ऑफिस के काम से 1 घंटे दूर ही आया हुआ था तो मुझसे भी मिलने आ गया। अरे बैठ ना कमल, अपना ही घर है। तुम ऑफिस के काम में भी अपनी माँ को लेकर आए, बड़ी अच्छी बात है बेटा। ऐसे तो मैं मम्मी को काम के कारण ज्यादा घुमा फिरा नहीं पाता। अब ऑफिस के बहाने ही तो होता है जहाँ मम्मी को घुमा सकता हूँ, इसलिए ऐसे मौके में जाया नहीं करता। अब क्या बताऊं बहन जी, मेरा बेटा तो लेडी लक में मानता है। शादी के पहले माँ और बहन, शादी के बाद बीवी। अरे वाह बेटा, वैसे कितने सालों से काम कर रहे हो तुम? 5 साल तो जॉब के हो गए आंटी जी। 20 लाख रुपए सालाना कमाता है बहन जी, वो भी हर साल बढ़ते रहते हैं। बस एक अच्छी लड़की मिल जाए और एक अच्छा लड़का भी। मेरा तो सोचना है कि जिस घर में एक लड़का और एक लड़की हो, उसी घर से रिश्ता जोड़ू, ताकि एक हाथ बेटी दी, दूसरे हाथ बहू ले ली। ये तो बड़ा अच्छा मौका है, एक साथ में मैं अपने बेटे और बेटी दोनों की शादी कर सकती हूँ। रोशनी बेटा, वरुण बेटा, जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। अरे कमल, तू अपनी पढ़ाई और जॉब के बारे में रोशनी को क्यों नहीं बताता? ये भी तो नौकरी की तलाश में है, मदद हो जाएगी इसकी भी। जाओ, दोनों अलग बैठकर बातें कर लो। तब तक तू आ वरुण, मैं तुझे अपनी भतीजी की तस्वीर दिखाती हूँ। और कुछ इस तरह अपना दिमाग चलाकर दोनों ननद भाभी रोशनी को इम्प्रेस करने में लग जाती है। 2 दिन बाद। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? आप मुझे घूम फिर कर कमल से बात करने के लिए क्यों बिठा देती हो? आपको क्या लगता है मैं समझ नहीं रही हूँ क्या? आप शादी करवाना चाह रही है ना मेरी? अरे तो इसमें गलत क्या है? कमल की बहन कितनी क्यूट है, मेरी बात हुई उससे। शी इज सो प्योर। और मम्मी का कहना भी ठीक है, जिस घर तुझे विदा करेंगे, अगर इस घर से लड़की लेकर आएंगे तो तेरे सास ससुर तुझ पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि उनकी बेटी भी तो हमारे यहाँ है। इससे दोनों लड़कियां खुश रहेंगी। अगर तेरी भाभी ने मेरे साथ कोई ज्यादती की तो तू भी कमल के छक्के छुड़ा देना। ऐसा तो मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ रोशनी, पर इस बार तुम्हारा भाई सही कह रहा है। इस रिश्ते में हाथ डालना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, वरना तेरी शादी के बाद फिर तेरे भाई के लिए लड़की ढूंढेंगे तो बीच के वक्त तो हमारा घर सूना हो जाएगा बेटा। ऐसे तो यहाँ तुझे विदा करेंगे, वहां वरुण की बीवी आ जाएगी तो घर भी खाली नहीं होगा। मुझे तो कमल अच्छा लग रहा है। आपको भी कमल पसंद आ रहा है? फिर क्या कहने, कर लूंगी शादी। हरी की मंडप पर रोशनी के साथ कमल के और वरुण के साथ निकी की शादी हो जाती है और बहू बनकर रोशनी उमा के घर आ जाती है। दोनों बहुओं की अपने अपने ससुराल में पहली रसोई थी। कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, पर अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी तो पता नहीं यहाँ किसी को पसंद आएगा कि नहीं। एक बार जाकर मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। निक्की अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मैं सोच रही थी कढ़ाई पनीर और कुलचे बना लूं। अरे पूछ क्या रही है बहू, बना ले। कुलचे और पनीर सुनकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देख रहे हैं जी, मेरी पसंद है निक्की। धन्य हो दीदी का जो इतने अच्छे घर की लड़की हमारे घर भिजवा दी। बना ले बेटा, तू कुलचे बना ले, और कोई काम हो तो मुझे भी बता देना, मैं यहाँ बैठे बैठे कर दूंगी। और मैं भी क्यूटो, कुछ काम हो तो मुझे भी बता देना, मैं जाकर पनीर ले आता हूँ। यहाँ निक्की के ससुराल में तो सब कुछ सॉर्टेड था, क्योंकि वो खुद टेस्टी खाना खाना पसंद करती थी और उसके ससुराल वाले भी। पर यहाँ बैंड तो रोशनी की बजी थी, क्योंकि उसे पसंद था हेल्दी खाना और उमा के घर पर सभी मसालेदार तीखा खाना पसंद करते थे। अपनी पहली रसोई के दिन रोशनी सभी की हेल्थ का ध्यान रखते हुए पालक ब्रोकली की सब्जी, दाल की सब्जी और पनीर के पराठे बनाने की तैयारी करती है। तभी उसकी जिठानी वहां आती है। अरे ये सब क्या बना रही हो रोशनी? ये फंगस लगी हुई गोभी? फंगस लगी हुई गोभी नहीं है, ये ब्रोकली है भाभी। गोभी से 4 गुने महंगी आती है। और ये है पालक ब्रोकली और पालक की सब्जी और एक दाल की सब्जी। दाल की सब्जी क्या बताऊं भाभी, इतनी टेस्टी और हेल्दी होती है, वाह। अरे ये तुम्हारा मायका नहीं है रोशनी, हमारे घर में कोई ऐसी सब्जियां नहीं खाता। ब्रोकली तो हमारे घर में आज तक कभी आई नहीं। तुम्हारे मुंह से सुन रही हूं मैं ब्रोकली का नाम। वो तो अच्छा हुआ कि खाना बाहर सर्व होने के पहले मैं यहाँ आ गई। हटाओ ये सब, काम वाली को दे देना। हमारे लिए तुम आलू के पराठे बना लो और साथ में आलू मटर की सब्जी। ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ भाभी, आलू के पराठे के साथ आलू की सब्जी? मैंने बता दिया ना इस घर में क्या बनता है। अब घर वालों की पसंद को इग्नोर करते हुए तुम कुछ बनाना चाहती हो तो देख लो। रोशनी लगाती है अपनी माँ को कॉल और चिढ़ते हुए अपने ससुराल वालों की कंप्लेंट करती है। ये क्या है मम्मी, पता तो करना चाहिए था आपको कि इन लोगों की ईटिंग स्टाइल क्या है। यहाँ पर सभी चिकने तेल का तला हुआ खाना चाहते हैं और सब्जी में सिर्फ एक आलू। तो क्या हो गया,
तेरे मायके में हम कौन सा दिन भर साग सब्जी खाते थे बेटा? मुझे तो खुद वही तेल मसाले में स्वाद आता है। एक ही तो जीवन है, कम से कम टेस्टी खाऊं तो। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ भाई। बहुओं को वही करना चाहिए जो उसके सास चाहे। तू भी ना अपनी सास की पसंद का खाना बना, कम से कम आज भर तो बना ले, क्योंकि आज सिर्फ पहली रसोई है। आज ही अगर तेरा इमेज खराब हो गया फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। और ना चाहते हुए भी रोशनी सभी को आलू के पराठे और आलू की सब्जी बनाकर सर्व करती है। वाह जी वाह, आलू के पराठे, मजा आ गया रोशनी। बस ये ऊपर में ना जरा तेल कम इस्तेमाल किया है बहू। एक काम कर, बटर ला दे, वरना क्या है ना, सूखा सूखा खाना गले में चिपकने लगता है। तो ये तरी वाली सब्जी तो है मम्मी जी, सब्जी में डिप करके खा लीजिए, फिर नहीं चिपकेगा पराठा गले में। अरे बहू, ये सब्जी हम पराठे के साथ थोड़ी ना खाएंगे। अब तू ही सोच, दोनों में आलू है, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ भला? हम तो आलू टमाटर आलू मटर की तरी की सब्जी में पापड़ को कुचुम्बर की तरह डालते हैं और फिर उसे चटकारा लेकर खाते हैं। एक काम करो प्रिया, अच्छी पापड़ सेक कर ले आओ, और हाँ बटर लाना मत भूलना। किसी को कुछ और चाहिए तो एक बार में बोल दीजिए, वरना कितनी बार अंदर बाहर करेगी रोशनी। आइसक्रीम। ओ बेबी, यू वांट आइसक्रीम? पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी नई चाची को आइसक्रीम बनाना आता होगा, क्यों रोशनी? बट एक मीठा तो आज बनाना चाहिए था तुम्हें, आफ्टर ऑल आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ बहू, एक काम करो, एक मीठा बना लो तो रसोई पूरी हो जाएगी। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, अब मीठा भी, क्या होगा इनके शरीर का, उफ। ना चाहते हुए भी रोशनी को रसोई में जाना पड़ता है। रोशनी फ्रिज खोलती है जहां उसे चॉकलेट्स मिलते हैं। चॉकलेट केक बना देती हूँ, पिंकू भी खुश हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। रोशनी बाहर जैसे ही सभी को केक सर्व करती है, सभी उसके नाम की माला फेरना शुरू कर देते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। ओह, इसे कहते हैं डिजर्ट। मुझे तो लगा था तुम मीठा बनाने में फेल हो जाओगी रोशनी, पर तुमने तो बहुत ही टेस्टी मीठा बनाया है। सच में रोशनी, सिर्फ पिंकू को ही नहीं, हमारे घर में सबको मीठा बहुत पसंद है, तब से रोज मीठा बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुबह के नाश्ते को खत्म हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि विनोद अपनी बहू से पूछता है, दोपहर के मेन्यू में कुलचे छोले हो जाए तो गलत नहीं होगा, है ना रितिका बेटा? रितिका नहीं पापा जी, रोशनी। अब तो रोशनी बोलने की आदत डाल लीजिए। अब घर में सिर्फ इकलौती मैं नहीं रही, आपकी नई बहू भी आ गई है। और वैसे भी पिछले 6 सालों से आप मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं, अब नई बहू के हाथ के खाने का टेस्ट भी देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। तो दोपहर में कुलचे छोले बना ले रोशनी, और गुलाब जामुन, क्या कॉम्बिनेशन है। गुलाब जामुन, वाह, यस यस दादी। सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर की रसोई, फिर रात का खाना, फिर वापस से अगली सुबह से वही खाने का चक्र। ये कैसे बर्तन साफ करती है तू निम्मी? ये देख, कढ़ाई से चिकनाहट भी नहीं गई। काम करने का मन नहीं है तो बोल दे। अब इतना तेल का तला खाते हैं आप लोग, कहाँ से हटाऊं मैं चिकनाई? अब ऐसा भी कोई साबुन नहीं आता भाभी जो इतने तेल की चिकनाहट को हटा दे। आपको अगर मेरे काम में नुक्स निकालना है तो ये काम आप ही संभाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास काम की कमी नहीं है। वैसे निक्की की बात भी गलत नहीं है, मैं भी ना इस पर बेकार ही भड़क रही हूँ। ये तेल मसाले का खाना खाकर मेरा मन इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि मुंह से टेढ़ी बोली तो निकलनी है, पर ऐसे कब तक चलेगा? इस घर के खाने में कुछ तो बदलना पड़ेगा, पर क्या बदलूं? मेरा बेटा सब्जियां खाना नहीं चाहता, तो मैं उसे सब्जियों को सॉस की तरह पीसकर ग्रेवी बनाकर रोटी के ऊपर लगाकर दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। अब आपको भी ऐसा ही कोई नुस्खा अपनाना पड़ेगा। और दिमाग लगाकर रोशनी बनाती है आइसक्रीम। कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं, पालक की आइसक्रीम, और साथ में इंटरनेशनल डिश की तरह पाइनएप्पल प्योरी, और अपने ससुराल वालों की फेवरेट आलू की सब्जी और पराठे, और लग जाता है टेबल पर खाना। रितिका भाभी, याद है आपको? आपने मुझे बताया था कि एक बार आप स्विट्जरलैंड गई थी, और आपकी तो इंग्लिश सुनकर लगता ही है कि आप फॉरेन बहुत बार गई होंगी। वही बनती है ना आलू की प्योरे? सो आज मैंने वही ट्राई कर लिया, मीठे में आइसक्रीम और आलू के पराठे और आलू की सब्जी। हाँ, प्योरे, आई नो। प्योरे तो पपीता का था, पर उसमें मसाले ऐसे थे कि टेस्ट से पता ही नहीं चले, और सच में किसी को पता ही नहीं चलता। और पहली बार अब बोलो जो आलू के सिवा कुछ नहीं खाते थे, आज पालक की आइसक्रीम और पपीता खा रहे थे। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर गया। अब क्यों ना मैं कुछ और ट्राई करूं, मीठे में जैसे कि शिमला मिर्च की मिठाई, गाजर के रसगुल्ले, ये सही रहेगा। और आलू के पराठे के ऊपर लगाने के लिए सब्जी की एक मीठी चटनी बना देती हूँ।
अब इन लोगों को मीठा पसंद है तो बाबा मिठाई के रास्ते में सब्जियां खिलानी ही पड़ेगी, वरना तेल मसाला खाकर ये सभी अपने शरीर का पानी कर देंगे। और आज खाने में होती है मीठी मीठी सब्जियां। आजकल खाना खाने के बाद मूड अलग ही फ्रेश महसूस होता है, नहीं उमा जी? ये तो है जी, बहू के हाथ के मीठे इतने अच्छे होते हैं कि 2 रोटी और खा ले इंसान। हाँ चाची, ये रसगुल्ले इतने टेस्टी है और रंग बिरंगे भी, मजा आ गया खाकर। जैसे जैसे सभी की जुबान पर सब्जियों का स्वाद चढ़ता जा रहा था, रोशनी और ट्रायल लेती जा रही थी और आज वो बनाती है सब्जियों का केक, सब्जियों की मीठी रोटी जिसमें आलू भी था और आलू बीटरूट का हलवा भी। अब मुझे तेल भी बदलना होगा, एक बार में ही सब कुछ कर देती तो सभी को शक हो जाता। अब रिफाइन की जगह ऑलिव ऑयल यूज करूंगी। बाकी सब्जियों की ताकत इन लोगों को मिठाइयों से मिल रही है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब रोशनी के फ्रिज में पालक, शिमला मिर्च, करेले, लाल मिर्च, हर चीज की आइसक्रीम मौजूद थी। आज सुबह जब रोशनी नींद से जागती है तो उसे जरा सी कमजोरी महसूस होती है। तुम्हें तो बुखार है रोशनी? अरे कोई बात नहीं है कमल, कभी कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है। मैं दवा ले लेती हूँ, फिर नाश्ता बना लूंगी। ज्योति को भी तो ऑफिस निकलना है और तुम्हें भी तो काम है। कोई जरूरत नहीं है, कितने दिनों से तुम बना रही हो खाना, आज रहने दो, आज भाभी बना लेगी। और आज खाना बनाती है रितिका और सभी को बाहर टेबल पर सर्व करती है। ये कैसा मीठा है मम्मा, बहुत ही खराब लग रहा है, पेट में ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ बहू, ये क्या बना दिया, खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा, मुंह फिर रहा है ना पापा? कितना अजीब सा स्वाद लग रहा है खाने का, लगता है खाना बनाना ही भूल गई अब भाभी। किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि खाना बना हुआ था रिफाइन में और सभी की रिफाइन खाने की आदत छूट गई थी। तब आती है रोशनी बाहर। देखा आप सबने कैसे आप सबका फेवरेट तेल में तला हुआ खाना आज आपके ही गले नहीं उतर रहा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। बॉडी जानती है क्या सही है क्या गलत, बस उसे एक ब्रेक की जरूरत होती है, जो ब्रेक मेरे हेल्दी खाने ने आपको दे दिया। मैंने चुपके से आप सबको मिठाई के जरिए सब्जियां खिलानी शुरू की, आपके ऑयल को बदल दिया। अब आप खुद देखिए। बहू, पर यह तो धोखा है। नहीं पापा जी, ये धोखा नहीं है, ये चिंता है जो आपकी बहू को आपकी थी। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए रोशनी का। इस दिन के बाद रोशनी के घर वालों को एहसास हो जाता है कि रोशनी क्या कर रही थी और धीरे धीरे वो खुद सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। ये कहानी है जयपुर के पवन और उसके नए नवेले ससुराल की। पवन अपने ससुराल का सिर्फ जमाई नहीं बल्कि जमाई राजा बन जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। जल्दी तैयार हो जाओ ना डार्लिंग, पग फेरू की रस्म के लिए हम लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, बस चल रहा हूँ, कपड़े तो पैक कर लो, वरना फिर तुम ही कहोगी मैं एक ही कपड़ा रोज रोज पहने हुए था। क्या मतलब? हम तो शाम को ही वापस आ जाएंगे ना? अरे नो मैडम, हम 7 दिन जयपुर तुम्हारे मायके ही रुकेंगे, आखिर तुम भी तो यही चाहती थी ना। डार्लिंग, हाउ स्वीट ऑफ यू। यस यस यस, मैं भी यही चाहती थी। मैं जल्दी से फोन करके पापा को बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं। हेलो पापा, मैं और आपके जमाई जी घर आ रहे हैं, वो भी 7 दिन के लिए। भाभी से कहना कि अच्छे पकवान बनाए। क्या जमाई जी आ रहे हैं? अरे वाह भाई, अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या, कहाँ हो? अरे क्या है जी, काहे चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, जमाई जी और सोनी बिटिया आ रहे। क्या जमाई जी आ रहे? बहू, बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या माँ जी, कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? रानी सिर्फ तेरा नाम है, खुद को सचमुच की रानी समझकर दिन रात सोया करती है। माँ जी, जैसे मैंने आपकी आवाज सुनी मैं आ गई ना। बस अब ज्यादा जुबान मत चला। सुन, फटाफट से लग जा काम में, जमाई जी आ रहे हैं। घर की साफ सफाई, सजावट और नाश्ते में पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गोभी और आलू के पकौड़े और गाजर का हलवा रहेगा। और खाने में 4 दाल, 4 सब्जी, 2 रायते, अचार, पापड़, सलाद और 4 मिठाई रहेगी। तो तू ये सब बना डाल, और कुछ और याद आया तो बताती हूँ। और हाँ, मेन गेट पर आम की पत्ती की तोरण जरूर लगाना। माँ, इतना सारा खाना सिर्फ जीजा जी आ रहे हैं या उनका पूरा मोहल्ला आ रहा है? अरे चुप कर तू, जा भागकर बाजार से काजू कतली, पेप्सी, जूस और सजावट का सामान ले आ। और हाँ, जल्दी आइयो, या नहीं कि अपने मवाली दोस्तों के साथ पंचायत लगा ली। अरे माँ, क्या बात है, पूरे घर में ये अफरा तफरी कैसे? हे भगवान, पूरी रामायण खत्म होने को आई और जनाब ये पूछ रहे हैं राम कौन थे? कैसे ही पता चलेगा जब पूरा दिन बीवी के पल्लू से ही बंधा घूमेगा तो। माँ, ये गोल गोल बातें बनाने से अच्छा है कि बता दो क्या हुआ।
अरे बीवी के गुलाम जमाई जी आ रहे हैं। क्या जमाई जी आ रहे हैं? अरे तो तू कहाँ चला? कहाँ चला मतलब? जमाई जी आ रहे हैं और ये मुझे अब आप बता रही हैं? अरे उन्हें शगुन देने के लिए सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी लेने जा रहा हूँ। तो भाई कन्हैया लाल जी की इकलौते जमाई जी अपने ससुराल आ रहे थे। पूरे घर में उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारी होने लगी। जैसे ही जमाई जी की गाड़ी ने हॉर्न दिया, सास ससुर और साले साहब घर के गेट पर स्वागत के लिए खड़े हो गए। आइए आइए जमाई जी, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको आने में? ओ मम्मा, आप भी ना इसी गाड़ी से आ रहे हैं, क्या ही दिक्कत होगी? अभी जमाई पवन ने एक कदम आगे बढ़ाया भी ना था कि दोनों साले गोलू और बंटी अपने जीजा जी के पैरों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अरे भाई बस, मैं बूढ़ा थोड़ी ना हूँ जो इतनी देर तक पैर छूओगे। हाथ ही मिला लो साले साहब। अरे बहू कहाँ रह गई? जल्दी आरती की थाली लेकर आ। बस माँ जी आ गई। सो रही थी क्या? इतनी देर कर दी थाली लाने में? 1 मिनट से ज्यादा हो गया। जमाई जी खड़े हैं, उनके पाँव दुख गए होंगे। वो माँ जी खीर बना रही थी ना, माफ कर दीजिए, देर हो गई थाल लाने में। ठीक है, जा जल्दी पानी गर्म कर ले। दामाद जी के पैर दुख गए होंगे, गर्म पानी में धो देना तो उन्हें आराम मिल जाएगा। जी माँ जी। अरे माँ जी, भाभी कितनी जल्दी तो थाल लेकर आई। 1 मिनट में भला किसी के पैर दुखते हैं क्या? अब तो रहने दीजिए भाभी जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं जमाई जी, ये कर लेगी। वैसे भी ये थोड़ी ना काम चोर है, इसी बहाने कुछ काम धाम भी कर लेगी। फिर क्या था भाई, जमाई जी का हल्दी चावल से टीका किया गया, उन पर गुलाब के फूल बरसाए गए, इत्तर छिड़क कर उनका घर में प्रवेश कराया गया। कमरे में पहुंचते ही सामने नाश्ते से भरी बड़ी सी टेबल थी जिसमें तरह तरह के नाश्ते थे। घर की सजावट और नाश्ता काफ़ी अच्छा है। सब हमने ही किया है जमाई जी। वाह, ये तो बड़ा सही है। यहाँ सुबह से कर करके सफाई और खाना मेरी कमर टूट गई, और माँ जी है कि खुद सारा क्रेडिट ले ली। ये तो वही बात हो गई, काम तेरा नाम मेरा। पर भाई कर भी क्या सकते हैं, ससुराल है ससुराल। ओ गॉड, ये चाय कितनी मीठी है भाभी। आई डोंट लाइक दिस। माना आपका हाथ लंबा है, ससुराल की अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर आप खुद को भूल गई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 1 महीने की चीनी एक ही बार डाल दूंगी। पवन जी इतनी मीठी चाय नहीं पीते। एक काम आपसे ठीक से नहीं होता भाभी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से दूसरी चाय बना कर लाओ। अरे माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मीठी नहीं है। अरे ना जमाई जी, ये बना लाएगी। वैसे भी करती ही क्या है, अब अगर घर के जमाई को चाय भी बनाकर नहीं पिलाएगी तो क्या करेगी? बहू रानी किचन में गई, फटाफट दूसरी चाय बनाकर ले आई और सबके साथ अपना कप भी उठा लिया। अरे बहू, तुम्हारी माँ ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या, जो जमाई जी और हम सबके सामने चाय का कप उठा लिया? वो माफ़ कीजिएगा माँ जी, बहुत थकान सी लग रही थी ना, तो सोचा। अरे भाई, खाने की देर हो रही है, ये देखो जमाई जी की चाय भी खत्म होने वाली है। जाओ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल के सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी। रानी ने चुपचाप बिना पिए चाय का कप वापस टेबल पर रख दिया और फिर से किचन में घुस गई। दोपहर के 2 बज चुके थे, पर अब तक रानी ने कुछ भी नहीं खाया था, पर फिर भी उसने करीब 10 डिश बनाई और खाने की टेबल सजा दी। वाकई भाभी, आपके हाथ के बनाए हुए खाने की महक इतनी अच्छी है, तो फिर खाना कितना स्वादिष्ट होगा। आइए, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे जमाई जी, आप तो आराम से खाना खाइए, अगर ये भी खाने बैठ जाएगी तो सबको खिलाएगा कौन? हाँ पवन जी, मम्मी एकदम ठीक कह रही है, आप खाना शुरू करिए। तो फिर एक काम करते सोनी, तुम सबको खाना परोस दो और भाभी जी बैठ जाएंगी हमारे साथ खाने पर। और वैसे भी तुमने अभी भरपेट नाश्ता किया है, क्या ही भूख होगी तुम्हें। अरे मैं क्यों परोसूं सबको? अगर मैं ये सब करूंगी तो भाभी क्या करेगी? ये उसका काम है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। भाभी, वो पनीर की सब्जी देना। जी नाना जी, ये लीजिए। फिर सबने खाना खाया। रानी जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगी, तभी सास सावित्री ने जोर की डकार लेते हुए कहा, बहू, ओ शाम के नाश्ते के लिए मटर आलू की चाट और नूडल्स बना लेना। भाभी, मेरे लिए पानी पूरी बना लेना। भाभी, मेरा वो बादाम पिस्ता शेक भी बना देना। जी माँ जी, मैं सबका नाश्ता बना दूंगी। बेचारी रानी ने ढेर सारे बर्तन साफ किए, किचन साफ किया, फिर जल्दी जल्दी 2 पूड़ी खाकर नाश्ता तैयार करने लगी। उसने सबको नाश्ता कराकर चैन की सांस ली ही थी कि सास ने रात के डिनर की लंबी लिस्ट सुना दी। बहू, वो रात के खाने के लिए आलू के पनीर के पराठे और मूली के भी बना लेना, और हाँ साथ में छाछ और आलू और मूंग का हलवा भी।
बेचारी रानी नौकरानियों की तरह सुबह से रात तक लगी रही और उसने सास के कहे अनुसार खाना तैयार करके सबको खिलाया। फिर रात के 1 बजे तक किचन बर्तन साफ कर सुबह के नाश्ते की तैयारी कर बिस्तर पर जाकर बेहोश हो गई। अगली सुबह, अजी गोलू जी, मैं ये कह रही थी कि जमाई जी और ननद जी आए हैं तो मैं बाजार चली जाती हूँ, उनके विदा के लिए कुछ तोहफे ले आती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो 10,000 रुपये और अच्छे अच्छे तोहफे लाना। जी गोलू जी। अरे अब जाओ, खड़ी क्यों? अब मैं ये कह रही थी कि 2,000 रुपये मुझे भी दे दीजिए ना, मुझे भी मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है। अरे अभी नए साल पर तो तुम्हें 2,500 रुपये दिए थे, अभी 1 महीना हुआ है, तुम्हें इतनी जल्दी सारे पैसे कहाँ खर्च करना है? खाना कपड़ा तुम्हें घर से तो मिलता ही है। हाँ जी दिए थे आपने, पर वो खर्च हो गए, कुछ ज़रूरी सामान ले लिया था। तो जब सब ज़रूरी सामान ले लिया है तो अब क्या ज़रूरत है बहू? सही तो कह रही है मम्मी, जब सब सामान ले लिया है तो अब क्या ज़रूरत है? अब जाओ बहू, जल्दी वापस आना, दोपहर का खाना भी बनाना है। अजीब है, बेचारी भाभी सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी इनकी कोई कदर ही नहीं है। अपनी ननद जमाई के लिए जल्दी जल्दी तोहफे लेकर रानी वापस आई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। और करती भी क्यों नहीं, मरता क्या नहीं करता। अरे सोनी, बाजार से भाभी कितना थक कर आई हैं और अब रसोई में हम सबका खाना, जिसमें भी 10 डिश है, जाकर उनकी मदद करवाओ। वाह जी वाह, मैं क्यों करूँ कुछ, ये सब भाभी के काम है, वो खुद ही कर लेंगी। और वैसे भी मैं पार्लर से फेशियल और हेयर स्पा करा कर आई हूँ, तो मैं तो मस्त सोऊंगी, मुझे खाने के टाइम पे जगा लेना। इतना कहकर सोनी धम से सोफे पर पसर गई और खर्राटे मार मार के सोने लगी। बहू, अरे बहू। जी माँ जी। अरे सोनी बिटिया सो रही है, दिख नहीं रहा है क्या? जाओ जल्दी बेडरूम से तकिया लेकर आओ, मेरी बिटिया के सिर के नीचे लगाओ। शाम को अभी अभी सब चाय नाश्ता करके फ्री ही हुए थे कि अरे मम्मी, सोनी, सब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अरे साली साहब, आपने यूँ हम सबको अचानक तैयार होने के लिए कह दिया, वैसे कहाँ जा रहे हैं हम सब? जमाई जी, बस एक छोटी सी पार्टी आपके और सोने के लिए रखी है हमने। पहले तो PVR चलेंगे और फिर कैफे। वाओ भैया, थैंक यू सो मच, सच में यू आर ऑसम। सब लोग आ गए? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। भाभी जी, आप सोनी के साथ बैठ जाइए। अरे तुम रानी कहाँ चल दी सच सवर के? वो जी आप सबके साथ। दिमाग तो ठिकाना है तुम्हारा, तुम कहीं नहीं चल रही। तुम भी साथ चली तो रात का खाना कौन बनाएगा? हाँ बहू, अगर हम सब चलेंगे तो घर पर कौन रहेगा? ऐसे घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। और हाँ, खाने में खीर, दूध की रबड़ी और गाजर का हलवा ज़रूर बना लेना। ठीक है माँ जी। बेचारी भाभी सुबह से शाम तक काम करती रहती है, ऊपर से डांट खाती है। सच में ये सब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब इनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह, सोनी, सोनी, अरे मैडम सुनती हो क्या? कौन है सुबह सुबह चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है मुर्गा सर पर बांग मार रहा हो। सोनी, सुनो मैडम। क्या है जी, अभी सुबह के 10 ही बजे, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मुझे नाश्ता चाहिए, इसलिए तो मैं आवाज़ दे रहा था। नाश्ता? क्यों 10 बज गए? भाभी ने अभी तक आपको नाश्ता नहीं दिया? बस एक ही दिन बेटी जमाई की आओ भगत करके दिखावा करना था। भाभी, भाभी। जी ननद जी। ये क्या तरीका है, सुबह के 10 बज गए, अभी तक आपने पवन जी को नाश्ता नहीं दिया? अरे मैडम, भाभी तो सुबह से 3 बार नाश्ते के लिए कहने आ चुकी है, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? वो दरअसल कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना मैंने नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता ही खाऊंगा। तुम ना नाश्ते में 5 तरह के पकौड़े, इडली, डोसा, ढोकला, कढ़ी बना लेना। बाप रे बाप, इतना सारा नाश्ता, ये तो 4 दिन में बनकर तैयार होगा। हे राम, इतना बनाने में तो मेरे शरीर की सारी 206 हड्डियाँ टूट जाएगी। और अगर मना किया तो पवन जी नाश्ता नहीं करेंगे। फिर क्या भाई, सोनी ने नाश्ता बनाते बनाते दोपहर के 1 बजा दिया। उधर पूरे घर में कानाफूसी मची थी कि जमाई जी ने अब तक नाश्ता नहीं किया। बड़ी मुश्किल से सोनी ने नाश्ता बनाया, पर सिर्फ अपने पति के लिए। अरे सोनी, माँ जी और बाकी सबका नाश्ता कहाँ है? वो मुझे लगा था बाकी सब नाश्ता कर चुके होंगे, तो मैंने बस पवन जी का ही नाश्ता बनाया।
अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू बना देगी, उसका हाथ तो वैसे भी मशीन की तरह तेज चलता है। बहू, ए बहू। पर माँ जी भाभी जी तो घर पर आई नहीं। क्या कहा? बहू कहाँ गई? वो मेरे लिए जो तोहफे लेने गई थी ना, मुझे वो कुछ पसंद नहीं आए थे, तो वो उन्हें बदल कर दूसरे लेने गई है। थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हे राम, अब तो दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। कहाँ फंस गई। सास सावित्री और सोनी को मिलकर फिर नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाना पड़ा। सोनी, अरे मैडम सुनती हो क्या? यहाँ है, अभी सुबह के 9 बजे। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ये कपड़े धुल के प्रेस कर दो ना। क्या? अब ये सब भी मैं करूंगी? भाभी को बोलो ना। और भाभी आप क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रही हो? दिखाई नहीं देता पवन जी कपड़े धुल के प्रेस करने के लिए कह रहे हैं? अरे वो भाभी जी ने तो कहा कि मैं धुल देती हूँ, मैंने मना किया। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे कपड़ों की सफाई तो कोई कर ही नहीं सकता, बस इसीलिए तुम्हें परेशान किया। जीजा जी देख लीजिए, आपका ये झूठ कहीं आप पर ही भारी ना पड़ जाए। चुप कर तू। जमाई जी लाइए, मैं धो देती हूँ। अरे माँ जी, आपकी ये सब करने की उम्र थोड़ी ना है, सोनी ही साफ कर देगी। हे भगवान, अगर मैंने इनके कपड़े साफ नहीं किए तो कल पार्लर के लिए पैसे कैसे लूँगी? तो फिर सोनी को बिना मन के पवन के ढेर सारे कपड़े धुलने पड़े और फिर उन पर प्रेस भी करना पड़ा। ओ गॉड, मैं तो मर गई। जितने कपड़े मैंने मेरी पूरी लाइफ में साफ नहीं किए उतने आज करने पड़े। कहाँ फंस गई मैं। सोनी कपड़े अच्छे से प्रेस करके अभी बैठी थी कि सोनी यार, बड़े दिन हो गए वो तुम्हारे हाथ की चीज़ सैंडविच नहीं खाई, प्लीज़ बना दो। डार्लिंग, मेरी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे मुझे अभी चक्कर आ जाएगा। अरे तुम तो स्ट्रांग वुमन हो, तुम्हारी भाभी तो नॉन स्टॉप 4 बार खाना बना लेती है, तुम क्या एक बार मेरे लिए सैंडविच नहीं बना सकती? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? प्लीज़ बना कर ले आओ ना सोनी डार्लिंग। अब दीदी मेरे लिए भी प्लीज़, ज़्यादा नहीं, बस 8 में अपना पापी पेट भर जाएगा। 8 क्या, तू तो 108 खा लेगा। इस तरह पवन कुछ न कुछ काम बताकर सोनी और अपनी सास से करवाता रहता है। डार्लिंग, वो मुझे ना 8,000 रुपये चाहिए थे खर्चे के। क्या 8,000? पर तुम इतना पैसे को करोगी क्या? अभी और 20,000 के कपड़े और मेकअप तो लेकर आई हो तुम। ओह कम ऑन, आप भी ना। वो साड़ी तो मैंने पहन ली ना। अभी जो आप पैसे दोगे उससे मैं मेरे लिए शिवरात्रि पर पहनने के लिए साड़ी लाऊंगी। अब हर फेस्टिवल के लिए साड़ी थोड़ी ना ली जाती है, कोई भी पीले या लाल रंग की पहन लेना। ओहो, आप ना कितने कंजूस मक्खी चूस हो रहे हो। बस 8,000 रुपये की साड़ी की बात है। देख रही हो माँ, हम लोग तो पूरा दिन जमाई जी करते थकते नहीं, पर जमाई जी तो हमारी लाडली बहन को खर्चे तक के पैसे नहीं दे रहे। 8,000 रुपये के लिए इतनी आनाकानी, जैसे हमारी सोनी ने 1 करोड़ मांग ली हो। अब छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा जमाई जी, पर ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। जब देखो तब आप उससे इतना काम कराया करते हो, खर्चा पानी भी नहीं देते, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने पराई तो गलत, और तुम सब भी तो यही कर रहे हो बेचारी भाभी के साथ। वो सुबह से रात तक काम करती है, घर में उन्हें कोई मान सम्मान नहीं देता, ये सब तो छोड़ो, कोई ज़रूरी खर्चा तक नहीं देता, तो फिर ये सब सही है क्या? वो दरअसल जमाई जी, बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब मेरी और सोने की इतनी अवभगत कर रहे हो, जमाई राजा, क्योंकि हम तुम्हारे जमाई है। तो भाभी जी तो इस घर की सदस्य है और घर की असली लक्ष्मी है, इस घर की रानी है। जिस घर में लक्ष्मी स्वरूप बहू की कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, वो किसी और का क्या मान सम्मान करेगा? तुम सब बस एक ही काम कर सकते हो, वह है दिखावा। सुधर जाओ सब लोग, वरना ऊपर वाले का डंडा दिखता तो नहीं, बड़ी जोर से पड़ता है। सचमुच आप हमारे जमाई नहीं बल्कि जमाई राजा हैं। सुमन अपने 3 बेटे, 1 बेटी, 2 बहू और पति के साथ रहा करती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, पर फिर भी उसके घर का बंटवारा नहीं हुआ था और सुमन का जॉइंट परिवार था। तो वहीं दूसरी ओर सुमन का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राकेश था, उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि राकेश अनपढ़ था। इसलिए घर का हर एक सदस्य उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव किया करता। ऐसे ही एक दिन सुमन की बेटी कसक ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और राकेश के हाथों में अपना बैग थमाकर उसे कहती है, राकेश, आज तू मुझे कॉलेज छोड़ने चलेगा।
कसक तो पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना राकेश हमेशा मेरे साथ ऑफिस जाता है। अगर वो तुझे छोड़ने के लिए चला गया तो मेरी कार ड्राइव कौन करेगा? आप दोनों भाई बहन सुबह शाम बस चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहो। आज राकेश किसी का काम नहीं करेगा। राकेश, राशन खत्म हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद तू मेरे साथ राशन लेने चलना। जी भाभी। भगवान ने कितना अच्छा देवर दिया है मुझे। भगवान करे ऐसा देवर सबको मिले। नेहा राकेश के मुंह पर तो उसकी तारीफ करती है, पर पीठ पीछे उसके अनपढ़ होने का उतना ही मजाक उड़ाया करती थी। राकेश के अपने सगे भाई बहन भी उसकी इज्जत नहीं करते, तो भाभी कहाँ से करती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कसक को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आते हैं। नेहा बहू, काजल बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? और कसक को अच्छे से तैयार कर दिया है ना तुम दोनों ने? हाँ माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी है और कसक भी तैयार हो चुकी है। बस लड़की वालों के आने का इंतजार है। लड़के वाले भी आ चुके हैं, रोड पर खड़े हैं। उन्हें हमारी गली कौन सी है समझ में नहीं आ रहा। राकेश, एक काम कर, जल्दी से जा और लड़के वालों को लेकर आ। और हाँ, उनके सामान को उठाकर घर में ले आना। पता चला मेहमान खुद सामान उठाकर ला रहे हैं। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, मैं सब समझ गया, मैं बस अभी जाता हूँ। और देवर जी, आकर घर में मत बैठ जाना। पता चला बिना कुछ किए मुफ्त का खाना खा लिया है। घर में और भी बहुत काम है, हमारे साथ पहले वो काम करवा लेना, ठीक है? अब जल्दी जाओ और जल्दी से आओ, चलो। राकेश अब जल्दी से लड़के वालों को लेने जाता है। कुछ ही देर में मेहमान घर में आ जाते हैं, पर बेचारे राकेश को घर में आकर भी आराम नहीं था। वो तो घर के कामों में लगा रहता है। राकेश को इतना काम करता देखकर लड़के वालों को लगता है कि राकेश उनके घर का नौकर है। वैसे सुमन बहन, आपके घर का नौकर सच में बहुत अच्छा है। उसने हमें एक भी सामान उठाने नहीं दिया। बेचारा बच्चा अकेले ही सब लेकर आया और आते ही फिर घर के कामों में लग गया। आजकल के ज़माने में इतना वफादार नौकर कहाँ मिलता है। उस औरत की बात सुनकर सुमन की दोनों बहू और बेटे हंसने लगते हैं, पर यह देखकर सुमन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी होने वाली समधन से कहती है, बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राकेश हमारे घर का नौकर नहीं है, वो मेरा सबसे छोटा बेटा है। क्या? छोटा बेटा? और उसकी ये हालत, वो भी अपने ही घर में? माफ़ करना बहन जी, पर मुझे लगा कि वो इस घर का नौकर है। जिस तरह से घर के सभी लोग उसे ऑर्डर दे रहे थे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं आंटी जी, सबको ये गलत फहमी हो जाती है। आखिर हमारे देवर जी की हैसियत कुछ ऐसी है। बहू, आप लोग बैठे क्यों हैं? कुछ लीजिए ना। और बहू, तुम खड़ी क्या हो? सारा काम क्या राकेश ही करेगा? अब जाओ, जाकर मेहमानों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सुमन अपनी बहुओं को आंख दिखाकर वहां से भगा देती है, पर सुमन के घर का ऐसा वातावरण देखकर घर आए मेहमानों को इस रिश्ते से ऐतराज हो जाता है और वे लोग बहानेबाजी करके वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से कसक का रिश्ता नहीं हो पाता और इसका दोष कसक अपने छोटे भाई राकेश पर मलती है। अनपढ़ कहीं के, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तेरे। और माँ, जब लड़के वालों ने इसे नौकर समझा तो आपको क्या जरूरत थी ये कहने की कि ये मेरा छोटा भाई है? नौकर बनकर ही रहने देते ना इसे। इसकी वजह से इतना अच्छा आया मेरा रिश्ता भी टूट गया। माँ जी, कसक बिल्कुल सही कह रही है। एक तो आपका ये नालायक बेटा अनपढ़, ऊपर से इसकी हरकतें नौकरों वाली। अरे आज के दिन तो ये ढंग के कपड़े पहन सकता था ना। हाँ माँ, आप मानो या ना मानो, कसक का रिश्ता इस नालायक की वजह से ही टूटा है। मेरी मानो तो अगली बार जब कसक के लिए रिश्ता आए तो इसे अलग ही रखना। गलती हो गई हमसे जो हमने इसे लड़के वालों से मिलवा दिया। सुमन के बच्चे अपने ही छोटे भाई को भला बुरा कह रहे थे और सुमन चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोलती, तो वहीं दूसरी ओर राकेश भी अपने दर्द को किसी के सामने नहीं रख पाता और रसोई में जाकर छुप छुप कर रोता है और रसोई में ही ज़मीन पर सो जाता है, क्योंकि कपड़ों की तरह घर वालों ने राकेश को कमरा भी नहीं दिया था। राकेश की ऐसी हालत देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपने छोटे बेटे को ना पढ़ा लिखा कर। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी उदास क्यों हो? रिश्ता ही तो था, नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपनी कसक बिटिया के लिए इससे भी अच्छे घर का रिश्ता आ जाएगा। हमारी बेटी बहुत होशियार है। मैं कसक के लिए परेशान नहीं हूँ,
ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा कोई रिश्ता हो जाएगा। मैं परेशान अपने बेटे राकेश के लिए हूँ। उसके अपने सगे भाई बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जैसे वो सौतेला हो या फिर इस घर का नौकर। हमारे बेटे को आज तक कुछ नहीं मिला। वो अपने हक हिस्से के प्यार से हर चीज से वंचित रह गया और इन सब के दोषी हम हैं, हम। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों बोलती हो? हमने राकेश का भी तो एडमिशन करवाया था। अपने बाकी बच्चों की तरह हमने उसे भी पढ़ाना चाहा था, पर वही नहीं पढ़ना चाहता था। उसने खुद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या आपको सच में लगता है कि राकेश पढ़ना नहीं चाहता था? आप चाहे कुछ भी कहो, पर गलती हमसे हुई है। जब आपका बिजनेस डूबा तब हम अपने किसी भी बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे थे और हमारे किसी भी बच्चे ने हमारी मजबूरी नहीं समझी। पर राकेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आपके साथ छोटी सी उम्र में ही काम करने लगा और इसका नतीजा ये निकला कि हमारा सबसे छोटा बेटा अनपढ़ रह गया और हमारे बाकी बच्चों ने तरक्की कर ली। और शायद इसीलिए हमारे बाकी बच्चे हमारे राकेश के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। इतना बोलकर सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। सुमन की आंखों में आंसू देखकर दिलीप को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप सो जाता है। पर आधी रात को दिलीप की आंख खुलती है और जब वो पानी लेने के लिए रसोई घर में जाता है तो वो देखता है कि उसका बेटा ज़मीन पर बिना कुछ बिछाए लेटा हुआ है। अपने बेटे को ज़मीन पर गर्मी में सोता देख अब दिलीप को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सुमन, तुम सही कह रही थी। हमने अपने बेटे राकेश के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाह कर भी उसे उसका हिस्सा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे बाकी बच्चे उसकी ज़रा भी कद्र नहीं करते। हे भगवान, मेरे बेटे की खुशियाँ अब तेरे हाथ में है। सुमन अपने बेटे को उसके हिस्से का हक दिलाना चाहती थी, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि सुमन और दिलीप खुद अपने बेटे और बहू के भरोसे पल रहे थे। समय यूं ही बीतता है और कसक की शादी हो जाती है और कसक के जाने के बाद नेहा और काजल अपने पतियों के साथ मिलकर राकेश के साथ और भी बुरा व्यवहार करते हैं। दीदी क्या करूँ, रात का खाना फिर से बच गया। कल भी खाना फेंकना पड़ा था, लगता है आज भी खाना फेंकना पड़ेगा। अरे काजल, तो पागल हो गई है क्या? खाना फेंकने की क्या ज़रूरत थी? ये सांड किस दिन काम आएगा? क्या ज़रूरत है इसे ताज़ा खाना खिलाने की? कल से घर में बचा हुआ बासी खाना इस गेंडे को दे देना। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब क्या था, काजल घर का सारा बचा हुआ बासी खाना राकेश को खाने के लिए दे देती है। राकेश जब खाने में बासी खाना देखता है तो वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी, ये तो रात का खाना है, आज खाना नहीं बनाया क्या घर में? माफ़ करना देवर जी, खाना खत्म हो गया। और वैसे भी अगर सब ताज़ा खाना खाएंगे तो रात का बचा हुआ कौन खाएगा? अब रोज़ रोज़ खाना फेंक तो नहीं सकते ना। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ सुमन और दिलीप अपनी आंखों से देखते हैं और ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। दिलीप तो कुछ नहीं कहता, पर सुमन अपने बेटे के साथ ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी बहू से कहती है, बहू, ये क्या है? जब घर में सब ताज़ा खाना खा रहे हैं तो राकेश के लिए बासी बचा कुचा खाना क्यों? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि आपका लाडला दुलारा बेटा कुछ काम धंधा नहीं करता। ये घर हमारे पतियों के पैसों से चल रहा है। और माँ जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। आज से पहले तो आपको कभी फर्क नहीं पड़ा, फिर आज आपकी ममता कहाँ से जाग पड़ी। जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए माँ जी। बहू, तुम सब जो कर रहे हो ना राकेश के साथ, वो अच्छा नहीं कर रहे। भगवान सब देखता है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब उसकी लाठी बोलती है ना तो अच्छे अच्छे लोग रास्ते पर आ जाते हैं। मेरा बेटा चुपचाप तुम लोगों का अत्याचार सहता रहता है, पर उसकी बीवी नहीं सहेगी। माँ जी, एक अनपढ़ इंसान से कौन सी पढ़ी लिखी लड़की शादी करेगी? जैसा आपका बेटा है वैसे ही आपकी होने वाली बहू भी आएगी। नेहा और काजल राकेश का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। सुमन चाहकर भी अपने बहुओं को नहीं रोक पाती। अब समय यूं ही बीतता है और राकेश के लिए लड़की देखी जाती है। नेहा और काजल पूरी कोशिश करती हैं कि राकेश की शादी उसी की तरह किसी बेवकूफ़ लड़के से हो, पर अफसोस काजल और नेहा जिस लड़की को बेवकूफ़ समझकर राकेश की शादी करवाती हैं
वो लड़की तो पढ़ी लिखी और तेज तर्रार निकलती है, जो अपने ससुराल में आकर देखती है कि उसके पति के साथ कितनी नाइंसाफी की जा रही है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? हमारी प्यारी देवरानी, आपका कोई कमरा नहीं है। आपका पति रसोई घर में सोता है, अब से वही आपका कमरा है। बट वाई? आई मीन, राकेश जी भी तो इस घर के बेटे हैं, फिर उनके लिए कोई कमरा क्यों नहीं, जब घर में हर किसी का अपना पर्सनल रूम है तो? क्योंकि हमारे देवर को कभी रूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अभी तुम इस घर में नई आई हो ना, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। काजल और नेहा अंजलि को अकड़ दिखाकर चली जाती है। अंजलि को अपनी दोनों जेठानी की अकड़ पसंद नहीं आती और वो देखती है कि उसका पति घर में आते ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम कर रहा है। अपने पति को घर में नौकर की तरह काम करता देखकर अंजलि को जरा भी अच्छा नहीं लगता। राकेश, ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? मैं, भाभी, माँ जी सब है ना, हम सब करेंगे ये, आप इसे छोड़िए, मैं कर लेती हूँ सारा काम। अरे नहीं अंजलि, वैसे भी मैं पहली बार नहीं कर रहा। जब से पापा का बिजनेस डूबा है तब से मैं इसी तरह से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और घर के काम भी। भाभी का काम तो सिर्फ खाना बनाना होता है। राकेश जी, भाभियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि अपने पतियों के कपड़े धोना, घर के बर्तन साफ करना, माँ जी की सेवा करना और आपकी इज्जत करना है। अब से आप इस घर के कोई काम नहीं करेंगे, आप भी बाकियों की तरह बाहर नौकरी करेंगे। आपको इनकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पापा का बिजनेस डूबा तब आपने पापा के साथ काम करके अपने पिता की मदद की और घर चलाया, पर ये सब इन लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? राकेश बेटा, अंजलि बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमसे गलती हुई जो उस समय हमने तुझे पढ़ाया नहीं और घर की जिम्मेदारी तेरे सर पर रख दी, जबकि घर की जिम्मेदारी तो इस घर के बड़े बेटों को उठानी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ। अंजलि आते ही अपने पति को घर के काम करने से रोक देती है और अपने जेठ का ड्राइवर बनने से भी। अंजलि के कहने पर राकेश घर का कोई काम नहीं करता और बाहर जाकर नौकरी की तलाश करता है। ये सब देखकर काजल और नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि से लड़ने लगती है। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? हाँ, भूलो मत, तुम गांव की गवार देहाती हो जिसे हम इस शहर में लेकर आए। अरे तुम्हें तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। माना कि मैं गांव से हूँ, पर आप भी भूलो मत कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और राकेश जी अच्छे लड़के हैं। मैंने राकेश जी से शादी उनकी अच्छाई देखकर की थी, क्वालिफिकेशन देखकर नहीं। और मेरे पति आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, वो घर चलाना भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो घर के काम नहीं बल्कि बाहर जाकर काम करेंगे। एक बात और, अब आपके दिन खत्म हुए, अब आप सब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। और हाँ, धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ आने के बाद कम से कम मुझे राकेश जी के बारे में तो पता चला। अंजलि आते ही अपनी दोनों भाभी और जेठ को सबक सिखाती है। ये देखकर नेहा और काजल को बहुत गुस्सा आता है, पर उन दोनों की एक नहीं चलती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अंजलि देखती है कि उसकी दोनों भाभियां उसके पति को अपने पतियों का झूठा बचा हुआ खाना निकाल कर दे रही थी। ये देखकर अंजलि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और अपने पति के लिए निकाला हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती है। अंजलि, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना फेंकती की? कोई बात नहीं काजल, इससे जो करना है करने दो। ये नहीं जानती इसने अपने पति का खाना फेंका है। आज इसका पति भूखा रहेगा और क्या। मेरा पति अब कभी भूखा नहीं रहेगा और ना ही वो रात का बचा हुआ खाना खाएगा, ना ही किसी का झूठा। अब से रसोई घर मैं संभालूंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी। फिर देखती हूँ कि कौन मेरे पति को झूठा और बाकी बचा हुआ खाना खिलाता है। इतना बोलकर अंजलि अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। नेहा और काजल उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर अंजलि इतने गुस्से में होती है कि वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल लेती हैं। धीरे धीरे अंजलि अपने पति को वो सम्मान, वो इज्जत दिलाने लगती है जिसका राकेश पर अधिकार था। समय यूं ही गुजरता है और अब अंजलि कमरा बनाने की बात करती है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से सबकी मजबूरी ही देख रही हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में एक और कमरा बनेगा। आप लोग तो इतने मजबूर है कि पैसे दे नहीं सकते, पर मेरे पति ने इतने पैसे कमा लिए कि हम अपने लिए एक कमरा खुद बना सकें।
इसलिए अब हम रसोई में नहीं रहेंगे। ऊपर का पूरा फ्लोर हमारा रहेगा, क्योंकि वो फ्लोर मैं अपने पति की कमाई से बनवा रही हूँ। राकेश, तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको समझा, ऊपर अब कोई फ्लोर नहीं बनेगा और तुम दोनों रसोई में ही रहोगे। भैया, मैं अंजलि को नहीं रोकूंगा, ऊपर फ्लोर बनेगा। अब मेरी अपनी खुद की भी तो फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ किचन में और नहीं रह सकता। अरे वाह, जोरू के आते ही जोरू का गुलाम हो गया, अपने भैया से जुबान लड़ा रहा है। अमित बेटा, तू भी तो जोरू का गुलाम है। अमित, नेहा बहू और काजल, अंजलि बहू ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और भूलो मत, ये घर हम बूढ़े बुढ़िया के नाम है, और वैसे भी इस घर में जितना तुम दोनों भाइयों का हिस्सा है उतना ही राकेश का भी है। अगर वो ऊपर फ्लोर बनाना चाहता है तो इस घर में 3rd फ्लोर बनेगा, क्योंकि अब इस घर में राकेश भी अपनी कमाई देता है। हमने अपने बेटे राकेश के साथ पहले ही बहुत सारी नाइंसाफ़ी कर रखी है, पर अब और नहीं। पहली बार दिलीप अपने बेटे राकेश की साइड लेता है और अपने दोनों बेटों का मुंह बंद कर देता है। अपने सास ससुर को अंजलि और राकेश की ओर देखकर नेहा और काजल भी चुप हो जाती हैं और अपने घुटने अंजलि के सामने टेक देती है, जिसके बाद अंजलि और उसके पति को भी पूरा सम्मान मिलता है और वो लोग भी काजल और नेहा की तरह घर में रहते हैं।